Hello, my dear students and learner. This is Vikram Verma presenting here chapter 6 of SST class 8, that is social, economic and cultural impact of the British rule on India. And this is the second video lecture of this chapter. So let's start the first topic of this chapter. Let's talk about the plantation of industries. ठीक, तो ब्रिटिशर के समय में प्लांटेशन ऑफ इंडस्ट्री का क्या हाल था. ठीक है, तो 1750 के आसपास यानी कि अराउंड 750 इंडिया जो था वो लार्ज प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का. इंडियन जो टेक्सटाइल गुड होता था वो साउथ एशिया, वेस्ट और सेंट्रल एशिया में सेल होता था. 16 सेंचुरी के बाद से यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल का गुड सेल करना स्टार्ट किया. कहाँ पर? यूरोप में. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी क्या क्या करती थी कि इंडिया से गुड्स परचेज कर लिया करती थी और उसको सेल किया करती थी यूरोप में. तो उसमें जो बीच में जो फ़ायदा होता था वो सब यूरोपियन कंट्रीज़ लेती थी. बट द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि जब हमने मशीनों का प्रयोग करना शुरू किया. ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था कब? इंग्लैंड में. कहाँ स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड में. तो जब वो स्टार्ट हुआ था तो वुल और जो सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी वो स्टैब्लिश हुई कहाँ पर? इंग्लैंड में. ठीक है, एंड बिगेन, और उन्होंने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. ठीक है, यानी कि बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो इंडियन टेक्सटाइल को ख़रीदा करती थी उन्होंने अब उसको ख़रीदना कम कर दिया क्योंकि उसके जो रेट थे, जो प्राइस थे वो बढ़ गए. क्यों इंक्रीज़ हो गए? क्योंकि जो ब्रिटेन था उसने क्या किया था कि इंडियन कंट्री से जब कोई सामान बाहर जाता था सेल होने के लिए, इंडियन गुड्स जब बाहर जाता था यानी दूसरी फॉरेन कंट्री में जाता था सामान सेल होने के लिए इंडिया का, तो उसके ऊपर जो ड्यूटी बढ़ा दी थी, है ना, इंपोर्ट ड्यूटी उसने इंक्रीज़ कर दी थी. एक्सपोर्ट ड्यूटी उसने इंक्रीज़ कर दी थी. एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश को सामान बेचता है तो उसको जो फर्स्ट कंट्री है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है. तो एक्सपोर्ट ड्यूटी एक प्रकार से टैक्स होता है. ठीक है, तो जो इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री जो गुड्स हुआ करता था उसकी कीमत बढ़ जाती थी इस प्रकार के टैक्स के कारण, और जो सारा टैक्स हुआ करता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जेब में जाया करता था क्योंकि इंडिया पे उस समय जो रूल था वो ब्रिटेन का ही था. ठीक, तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी, पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ जिसमें मैंने बात की कॉटन के बारे में, टेक्सटाइल के बारे में, तो कॉटन टेक्सटाइल हुआ या इंडियन टेक्सटाइल हुआ, तो इस प्रकार से इनका जो डिमांड थी वो क्या हो गई? गिर गई, डिक्रीज़ हो गई. अब जो इंडियन मार्केट थी वो अफ्रीकन, अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ को डोमिनेट नहीं कर पा रही थी. इस मार्केट में अपना कुछ सेल नहीं कर पा रही थी. जो इंडियन वेवर्स हुआ करते थे, वेवर मतलब जो मज़दूर हुआ करते थे जो हाथों से इस प्रकार के सामान को सिला करते थे, मेहनत करके बनाया करते थे, उनको अपनी जीविका कमाना भी अब मुश्किल होने लगा, है ना. वो अपना क्या कहते हैं, खाने के लिए, लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, जिसकी वजह से उन्होंने इंडियन मार्केट को वहाँ पर क्लोज़ कर दिया. तो बहुत सारे जो इंडियन लेबरर थे या जो वीवर थे उन्होंने मार्केट बंद कर दी. ठीक है, तो जिससे फ़ायदा किसका हुआ? इंग्लैंड का. मैनी हैड गो आउट टू इंडिया टू वर्क फॉर प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एंड ड्यून द इंडियन वेवर्स वर द लार्जेस्ट टारगेटरीज ऑफ इंडिया. यहाँ पर मतलब ये है कि बहुत सारे जो इंडियन वर्कर थे उनको प्लांटेशन वर्क के लिए अफ्रीका या अमेरिका जाना पड़ा, है ना. तो यहाँ पर बहुत सारे जो वीवर्स थे वो उनका काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था. ब्रिटिश इंडिया के अंदर कॉफ़ी, टी और इंडिगो प्लांटेशन इंडिया में स्टार्ट किए गए. कॉफ़ी का प्लांटेशन, टी का प्लांटेशन और इंडिगो यानी कि नील का प्लांटेशन शुरू किया गया, है ना. और जो भी इसका सामान बनता था, जो भी गुड्स का प्रोडक्शन होता था वो यूरोपियन कंट्री में इंग्लैंड एक्सपोर्ट किया करती थी, जिससे इंग्लैंड का फ़ायदा हुआ करता. दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडियन लेबर की, इंडियन वीवर्स की, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था. ठीक है, तो उनके लिए फ़ायदा नहीं था ये, क्योंकि उनको अपना अपना जो काम था वो बंद करना पड़ा था. ओके.
बेटा हमारा अगला टॉपिक है पॉवर्टी एंड फैमाइन। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी और फैमाइन का मतलब होता है सूखा पड़ना। तो जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी क्रिएट हुई। पॉवर्टी मीन्स गरीबी हुई लोगों के बीच में, ठीक है। और जो लोग थे वो सूखे से पीड़ित होने लगे, क्योंकि बारिश नहीं होती थी उस समय, और अगर जब भी बारिश नहीं होती थी तो उसकी वजह से खाने की कमी हो जाती थी, तो सूखा पड़ता था, ठीक है। दूसरा जो इंडिकेशन था इंडिया की पॉवर्टी का वो ये था कि इंडिया की जो इनकम थी वो बहुत कम थी, है ना। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है बच्चों? इंडिया की जो इनकम है उसको जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम मिलती है, यानी कि पर व्यक्ति आय। तो इंडिया की जो पर व्यक्ति आय थी वो भी बहुत कम थी। इंडिया में जो रहने वाले लोगों की जो औसतन आयु हुआ करती थी वो भी उस समय कम हुआ करती थी जब ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, ठीक है। क्योंकि ठीक से खाना नहीं मिलता था, लोगों को फूड ग्रेन्स की कमी थी, सूखा पड़ता था, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। ओके, सो इंडिया जो था अब गरीब लोगों का देश बन चुका था, है ना। इंडिया माना जाता था कि सोने की चिड़िया है, या फिर इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज का जो वेल्थ था वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने ख़त्म किया था, और यह पुअर कंट्री की की तरह इसकी जो आइडेंटिफिकेशन थी वो हो चुकी थी, ठीक। टॉपिक है हमारा सोशल एंड कल्चर पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर की सोशल यानी कि सामाजिक और कल्चर मीन्स सांस्कृतिक, तो ये नीतियाँ क्या रहीं ब्रिटिशर्स की इंडिया के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स की। ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स का मतलब होता है मानवीय उपाय, है ना, जिसमें इंडिया के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ काम अच्छे किए थे। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो सती प्रथा थी उसको ख़त्म करवाया। जब गवर्नर जनरल विलियम बैंडस्टिक ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो सती प्रथा थी वो एक क्राइम माना जाएगा, और जो व्यक्ति इसको करेगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस प्रकार के जो मेजर्स थे ब्रिटिशर्स के, है ना, इसको हम कह सकते हैं मानवीयता के भलाई के लिए थे, ठीक है ना। अगला है फीमेल इन्फेंटिसाइड्स और प्रैक्टिस ऑफ किलिंग ऑफ फीमेल चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ बर्थ वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय ब्रिटिशर्स। देखिए यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए, कुछ अच्छी पॉलिसीज़ उनकी मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँगा। जो पहली पॉलिसी वो मैंने बताया, सती प्रथा को बैन किया उन्होंने। दूसरा ये था कि फ़ीमेल इन्फेंटिसाइड्स, और या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड का क्या मतलब होता है बच्चों? इसमें हम जो बच्चे होते हैं, जो फीमेल चाइल्ड होती हैं, उनको हम जन्म के समय मार देते हैं। हमारी सोसाइटी पहले जो फीमेल जो हुआ करते थे, तो उसके लिए फीमेल जेंडर के लिए जो हमारा नज़रिया हुआ करता था इंडियन सोसाइटी के लिए, वो काफ़ी अच्छा नहीं था। तो हम गर्भ में ही हत्या करा देते थे अगर हमें पता चल जाता था कि इसकी गर्भ में फ़ीमेल है। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड को उन्होंने ख़त्म किया, उसके ऊपर रोक लगाई। विडो रीमैरिज एक्ट उन्होंने पास किया। विडो रीमैरिज एक्ट का मतलब है कि अगर कोई नारी यानी कोई औरत अगर विधवा हो जाती है, ठीक है, तो उसकी दोबारा शादी हो सके। तो हिंदू सिस्टम के हिसाब से ये वैलिड नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको कानून बनाया कि जो विधवा औरत है उसकी भी दोबारा शादी कराई जा सकती है। तो ये सारे एक अच्छे काम थे ब्रिटिशर्स के, अच्छी पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की। हिंदू रीमैरिज एक्ट में बताना चाहूँगा आपको, ये 1856 में लागू हुआ था इंडिया में। स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक of this chapter, that is the development of the means of transport and communication। हम बात करेंगे यहाँ पर कि इंडियन जो कम्युनिकेशन था और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था उसको ब्रिटिशर्स ने कैसे डेवलप किया इंडिया में। अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो इसका ब्रिटिश रूल का एक इंडिया के ऊपर बहुत अच्छा जो प्रभाव पड़ा या इम्पैक्ट था वो ये था कि ब्रिटिशर ने इंट्रोडक्शन कराया था मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का। तो जो ट्रांसपोर्ट है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि रेलवे जिसका सबसे पहला नाम आता है, ब्रिजेस और डैम्स, या फिर डैम्स नहीं कह सकते लेकिन ब्रिजेस हम कह सकते हैं, रोड कह सकते हैं, इन सब का कंस्ट्रक्शन ब्रिटिशर्स ने कराया था। कम्युनिकेशन की बात करूं तो टेलीग्राफ, टेलीफोन, ये सब चीज़ों का जो इंट्रोडक्शन इंडिया में हुआ था वो ब्रिटिशर्स के समय में ही हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से इंडिया का काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन यहाँ पर ये जो पॉलिसीज़ इंडिया में अडॉप्ट की ब्रिटिशर्स ने, इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का भी एडवांटेज था। देखिए, बात अगर हम सबसे पहले करें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, तो इसमें ये होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे
उनके जो मशीन मेड्स गुड हुआ करते थे जो वो ब्रिटेन की फैक्ट्री से बनवाते थे और इंडिया में इंपोर्ट करते थे, उन फैक्ट्रीज़ का जो गुड्स हुआ करता था उसको इंडियन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए उसको संसाधन की आवश्यकता थी, किसी संसाधन की जिससे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा सके। तो ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन का उन्होंने चैनल बनाया रेलवे, तो रेलवेज़ के थ्रू उन्होंने इंडिया के अलग अलग हिस्सों में इंग्लैंड से आया हुआ सामान को, गुड्स को क्या कराया, ट्रांसपोर्ट कराया। ठीक, तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं फ़ायदा जो था वो ब्रिटेन का ही था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर बात करेंगे रोड्स की, तो उन्होंने रोड्स का कंस्ट्रक्शन करवाया जो बड़ी बड़ी सिटीज़ से लिंक हुआ करती थी, मतलब जोड़ा करती थी बड़ी बड़ी सिटीज़ को, पोर्ट्स को जोड़ा करती थी। ठीक है, यहाँ पर बंदरगाह, पोर्ट्स का मतलब जहाँ पर शिप्स आते और जाते हैं, जहाँ से हमारी कंट्री की बड़ी बड़ी मार्केट को जो जोड़ा करती थी। इस प्रकार की उन्होंने ऐसे लिंक कराने वाली क्या बनाई, रोड्स बनाई। ठीक, तो ये ब्रिटिशर्स का एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था जो हम कहेंगे कि उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में किया। एट द एंड वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट कि इसमें जो फ़ायदा था वो ब्रिटिशर्स का ही था कहीं ना कहीं। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे। ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न रेलवेज़ को बिल्ड करवाया था इंडिया में। ठीक, ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश करवाया था पोस्टल सिस्टम और टेलीग्राफ सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया, कम्युनिकेशन के साधन जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कराए वो हम यहाँ पे कह सकते हैं पोस्टल सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और टेलीग्राफ सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। पहली जो रेलवे लाइन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी वो बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी, जो कि 1853 में ओपन की गई थी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे इंडिया के उस समय। ब्रिटिश इंटरकनेक्टेड इंडिया, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को आपस में जोड़ना शुरू किया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ट्रांसपोर्टेशन को और कम्युनिकेशन को, जिसकी वजह से इंडिया के काफ़ी जो हिस्से थे वो आपस में जुड़ गए। ठीक, जिसमें अल्टीमेटली जो फ़ायदा था वो ब्रिटिशर्स का ही था। ठीक, स्टूडेंट्स एंड लर्नर, लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो हमारी जो वेल्थ थी उसको कैसे ड्रेन हुई। ड्रेन का मतलब होता है सूखना या ख़त्म होना, और वेल्थ का मतलब होता है हमारी संपत्तियाँ। तो जो हमारी संपत्ति थी वो किस प्रकार से कम हो गई इंडिया की, यानी कि जो रिसोर्सेज थे वो कैसे डिक्रीज़ हुए थे। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल till its end, the British drained away wealth from India in various ways। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने रूल अपना स्थापित किया था इंडिया में, उस समय तक, जब तक ब्रिटिशर आखिर तक इंडिया तक टिके हुए थे 1947 तक, तब तक ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडिया का जो रिसोर्स था उसका खाली किया था खजाना। जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की जो वेल्थ थी उसको सिर्फ ख़त्म किया था। ठीक, The Britishers took back in England the enormous fortunes that they exported from Indian rulers, ज़मींदार्स एंड मर्चेंट। तो जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया से कमाया हुआ सारी धन और संपत्ति, जो कि धन और संपत्ति उन्होंने इंडियन रूलर्स से कमाई थी, वहाँ के ज़मींदार से कमाई थी, वहाँ के मर्चेंट यानी व्यापारियों से कमाई थी, या फिर वहाँ के राजाओं से, महाराजाओं से, प्रिंस से, उन्होंने रियासतों से जो उन्होंने संपत्ति कमाई थी, धन दौलत जो भी कमाई थी, वो सब उन्होंने इंग्लैंड तक पहुँचा दी। ठीक है, सो जो ब्रिटिश हुआ करते थे वो इंडिया की वेल्थ को बाय किया करते थे, इंडियन प्रोडक्ट्स को बाय किया करते थे और उनको एक्सपोर्ट किया करते थे, यानी कि दूसरी अपनी कंट्री में लेके आया करते थे। यानी कि जो इंडिया के जितने भी रॉ मटेरियल थे उन्होंने उनको एक्सपोर्ट किया और ब्रिटेन उन्होंने सेल कराया। ब्रिटेन मतलब अपनी कंट्री में ही उन्होंने उसे लेके आए। तो जब अपनी कंट्री में उन रॉ मटेरियल को वो लेके आए तो उन्होंने उस रॉ मटेरियल से ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में क्या किया, प्रोडक्शन किया गुड्स का, और जब वो गुड्स बन गया तो उन्होंने उस गुड्स को इंडियन मार्केट में ही सेल कर दिया। तो यहाँ से हमने देख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिसकी वजह से ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। अब जो ब्रिटेन मैन्युफैक्चर गुड्स हुआ करता था उस पर ब्रिटेन को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था किसी को भी, तो गुड्स काफ़ी सस्ता होता था। दूसरी तरफ जो इंडियन गुड्स हुआ करता था इसी मार्केट में वो काफ़ी महंगा हुआ करता था, क्योंकि उस पर टैक्सेशन इंडियन को ज़्यादा देना होता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंग्लैंड ने
यूज़ की इंडिया के रिसोर्स को और धन और संपत्ति को वो अपने साथ इंग्लैंड लेके चले गए। ठीक, दिस आर्मी वॉज यूज्ड। अब देखिए यहाँ पर मैं एक टॉपिक और यहाँ पर रेस करूँगा। इंडिया का जो रिसोर्स था वर यूज्ड टू रेज द आर्मी विच वर यूज टू कॉन्क्वर इंडिया एंड टू फाइट द इमर्जिंग पावर आउटसाइड इंडिया। इंडिया का जो रिसोर्स थी, जो संपत्ति थी इंडिया की, ठीक, उसको ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक अपनी आर्मी क्रिएट की। उस आर्मी को उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने उस आर्मी को यूज़ किया इंडिया के हिस्सों को कॉन्क्वर करने के लिए, उनको जीतने के लिए, उन पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए उस आर्मी को यूज़ किया। और ना ही सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर की जगहों पर भी, बाहरी मुल्कों पर भी उन्होंने इंडिया की उस आर्मी की मदद से, जो उन्होंने इंडिया में बनाई थी, उसका यूज़ किया बाहरी मुल्कों को हड़पने के लिए, ठीक, उनको कॉन्क्वर करने के लिए। तो इस प्रकार की जो आर्मी थी इंडिया की, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो बनाई थी, तो उस आर्मी को उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यूज़ किया। तो इस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री जो रिसोर्स था इंडिया का, उसका भी एक्सप्लॉयटेशन किया। Okay, so let's start the last topic of this chapter, students. So our learner and students, please pay attention because we are leading to heading to the last topic of this chapter. The last topic of this chapter is the introduction of modern education. तो modern education को कैसे इंट्रोड्यूस कराया ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, ये टॉपिक है हमारा। तो उससे रिलेटेड हम 4 पॉइंट्स यहाँ पर, 4 ऑब्जर्वेशंस हम पढ़ने वाले हैं। Our first observation is when the first major step toward giving modern education in India taken started when in 1835 when the British decided to introduce the reading of Western science literature through the medium of इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर जो पाश्चात्य संस्कृति थी, यानी वेस्टर्न जो कल्चर था, तो अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन को भी इम्प्लांट कराया इंडिया में। ठीक, तो जो पहला स्टेप उन्होंने ब्रिटिश मॉडर्न एजुकेशन, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन को जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, तो पहला जो उन्होंने कदम उठाया वो 1835 में उठाया, जब ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर को, और वो भी इंग्लिश भाषा में। तो जो इंडिया की एजुकेशन, जो शिक्षा प्रणाली थी, उसमें ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न साइंस पढ़ाना और लिटरेचर पढ़ाना, और वो भी इंग्लिश मीडियम में। ठीक, तो ये उनका पहला ऑब्जर्वेशन था, पहला पॉइंट था। दूसरा अब हम पढ़ेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ओपन न्यू स्कूल्स। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो नए इंग्लिश स्कूल और कॉलेजेस को ओपन करेगी, और लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल वो ओपन करेगी, लेकिन सब में इंग्लिश भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाया। ठीक, तो ये एक ब्रिटिश का हम ये कह सकते हैं कि एडवांटेजियस पॉइंट था। ठीक, जिससे इंडियन एजुकेशन को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला और भारतीय शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं प्रगति हुई। मोरोवर, because the student had to pay fees in school and colleges, education was quite costly and was available to the upper classes living in cities। देखिए, उस समय ये हुआ करता था कि जो एजुकेशन हुआ करती थी, उसके लिए स्कूल और कॉलेज जिसमें फ़ीस देनी होती थी स्टूडेंट्स को, तो उस समय जो एजुकेशन थी वो काफ़ी कॉस्टली थी, यानी महंगी थी, और हर किसी के लिए वो अवेलेबल नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर कोई उतना फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकता था। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती थी, उसमें अपर क्लास जो लोग हुआ करते थे, है ना, उन्हीं के बच्चों को एजुकेशन मिल पाती थी। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन थी, उसकी वजह से इंडियन गॉट रीजनल डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर आइडिया, ऐसा उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने बताया, और कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी किया गया है हिस्ट्री में कि जब स्प्रेड हुआ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का, तो इंडिया के पास डेमोक्रेटिक और सेकुलर्स आइडिया भी आना स्टार्ट हो गए, रैशनल आइडिया आना स्टार्ट हो गए। मीन्स इंडियन बिगिंस टू आस्क क्वेश्चंस नाउ, है ना। इंडिया वो किसी भी रूल को, किसी भी मान्यता को अब अंधाधुन फॉलो नहीं करना चाहते थे, वो हर चीज़ के बारे में सवाल करना चाहते थे। डेमोक्रेसी क्या होती है, सेकुलरिज्म आइडिया क्या होता है। सेकुलरिज्म मैं बता दूं आपको बच्चों, जहाँ पर सभी धर्म के लोगों को
एक साथ रहते हैं, वो सेकुलर स्टेट होता है, ठीक। और किसी एक धर्म को गवर्नमेंट एनकरेज नहीं करती है, उसको हम सेकुलर कंट्री या सेकुलर स्टेट कहते हैं। यहाँ पे सभी धर्म समान होते हैं। सो ये था हमारा जिसमें मैंने बताया आपको एजुकेशन के बारे में। नाउ जो लीडर्स हुआ करते थे उस समय, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए, ठीक। तो इसमें भी उन एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट हाथ था, ठीक। वेस्टर्न एजुकेशन ऑल्सो गिव एडुकेटेड इंडियन अ कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन के आने की वजह से इंडिया की, में पता है आपको, हर प्रांत की भाषा अलग है, लेकिन जब एजुकेशन सिस्टम आया तो उसमें वेस्टर्न एजुकेशन में सिर्फ इंग्लिश भाषा को ही प्राथमिकता दी गई। तो जिसकी वजह से जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसमें कॉमन लैंग्वेज कम्युनिकेशन की क्या दिखाई गई, ब्रिटिशर्स द्वारा इंग्लिश दिखाई गई। इंग्लिश बिकम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो वेस्टर्न जो कल्चर था, वेस्टर्न जो एजुकेशन थी, सॉरी, तो जो वेस्टर्न एजुकेशन में इंडिया के पास अब कम्युनिकेशन का जो साधन था वो था इंग्लिश भाषा। इंग्लिश भाषा में वो आपस में वार्तालाप कर सकते थे, यानी कम्युनिकेट कर सकते थे। वेस्टर्न एजुकेशन इंडियन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस हुआ करते थे, मतलब जो जिन्होंने पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य, हम ये कह सकते हैं, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी, तो जो पश्चिमी या वेस्टर्न एजुकेशन जो थी वो जब इंडिया में स्प्रेड होना स्टार्ट हुई तो उसकी वजह से इंडियन वेस्टर्न एजुकेटर्स भी ग्रो होना स्टार्ट हो गए, ठीक। लॉर्ड मैकली के बारे में बताना चाहूँगा मैं। लॉर्ड मैकली रिस्पॉन्सिबल थे वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए, और इनका नाम सबसे पहला लिया जाता है। जो भी रिफॉर्म्स थे, जो भी पॉलिसीज़ थी, वो किसने फ्रेम की थी? लॉर्ड मैकले ने। Okay, so that is the end of this chapter. Hope you guys like it, and if you have any problem you can just mention in the comment box. I will help you to solve this problem. Students, if you like this video, please comment down below and hit the like button and subscribe to my YouTube channel. Thank you very much for watching this video.